तो हेलो दोस्तों, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है वो हमें हमारे सब्सक्राइबर अनिमेश ने सेंड करी थी। एंड जो अनिमेश है वो अपने एक दोस्त दिवांश की हॉरर स्टोरी हमारे साथ में शेयर करते हैं। एंड ये जो हॉरर स्टोरी है डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाली है। सो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना। सो ये जो हॉरर स्टोरी है कुछ ही दिन पहले दिवांश ने अनिमेश को बताई थी, जब ये दोनों वापस अपने गाँव जो की यूपी में मौजूद है वहां पर पहुंच गए थे। दिवांश एंड उनकी फैमिली प्लस मेरे साथ में दो और दोस्त हम लखनऊ की एक ट्रिप के ऊपर गए हुए थे। एंड जो मेरे बाकी दो दोस्तों का नाम था जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था इस जर्नी के अंदर, उनका नाम था अग्रिम एंड अविनाद। हम एक सिंपल से गेस्ट हाउस के अंदर रुके हुए थे। ये कोई लग्जरी होटल वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, कोई 2 स्टार होटल भी नहीं था। बिल्कुल प्लेन सिंपल एंड सोबर सी जगह थी जहाँ पर हम स्टे करने वाले थे। एंड जिस जगह पर हम रुकने वाले थे वो कुछ विलेजर्स ने फॉरेन टूरिस्ट के लिए बनाई थी कुछ टाइम पहले। एंड एज सच कोई भी हॉन्टेड हिस्ट्री भी इवन इस जगह के साथ में रिलेटेड नहीं थी। बट हाँ, एक स्पूकी सा एनवायरनमेंट जो कि हमें इस गेस्ट हाउस से आ रहा था वो ये था डेफिनेटली कि काफी ज्यादा टॉल ग्रास यहाँ पर मौजूद थी। एंड आई मेंट टू से कि पूरा का पूरा जो गेस्ट हाउस था वो ग्रास फील्ड से कवर हो रखा था। एंड उस ग्रास फील्ड के बीच में बिल्कुल नैरो सी रोड थी जो कि हमारे को रोड से कनेक्ट करती थी। एंड ये रोड करीब 1 किलोमीटर की होगी, इससे थोड़ी बहुत कम ही होगी। एंड रोड तक का रास्ता भी पूरा का पूरा डार्क ग्रास फील्ड से भरा हुआ था। एक्चुअली जब हम इस गेस्ट हाउस के अंदर पहुंच गए थे तब देवांश की फैमिली वाले जो हैं वो अपने एक अंकल की तरफ चले जाते हैं उनको विजिट करने के लिए, जो कि यहाँ पर लोकल में ही रहते होते थे। उनके जाने के बाद अब इस गेस्ट हाउस के अंदर सिर्फ कुल मिला के 3 लोग ही मौजूद थे, जो कि थे दिवेश एंड उनके 2 दोस्त जो कि यहाँ पर उनके साथ में आए हुए थे इस ट्रिप के ऊपर। लेकिन यहाँ पर इनके साथ में एक और पर्सन भी आया हुआ था जिसका नाम अभी तक मैंने आपसे शेयर नहीं करा है एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कर भी नहीं सकता, जिसकी वजह से स्टोरी के अंदर हम इनको कोई भी रैंडमली नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस वीडियो के लिए यूज करते हैं मोहक। सो जो मोहक था वो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग बंदा था बिकॉज वो आर्मी के अंदर अपनी जॉब किया करता था। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि गेस्ट हाउस की जो अपीयरेंस थी, जो एनवायरनमेंट था वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड एंड क्रीपी थी, लेकिन एज सच कोई हिस्ट्री उससे रिलेटेड नहीं थी रिगार्डिंग पैरानॉर्मल। इन चारों लोगों ने अपना डिनर वगैरह खत्म करा एंड सभी अपने रिस्पेक्टिव रूम्स एंड बेड्स की तरफ चले गए सोने के लिए। जो रूम था वो बहुत ही ज्यादा सिंपल टाइप का रूम था। वहां पर एक डबल बेड लगा हुआ था, एक सिंगल बेड लगा हुआ था, कुछ फर्नीचर एक्सेसरीज थी लाइक टेबल टॉप्स एंड छोटे मोटे सोफाज वगैरह, और कुछ भी नहीं। एंड ये सारी चीजें भी बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल थी। देयर वाज नथिंग वेरी वेरी फैंसी अबाउट देम। सो दिवांश एंड उनके बाकी 2 दोस्त अग्रिम एंड अविनाद वो तो डबल बेड के ऊपर आराम से तीनों सो जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जिनको मोहक बुला रहे हैं, दैट आर्मी गाय, वो डिसाइड करता है कि जो अब इकलौता बेड रह गया है उसके ऊपर वो आराम से जाकर सो जाएगा। एंड यहाँ पर अब हमारा हॉरर डोज काफी ज्यादा इंक्रीज होना लग जाता है बिकॉज जो मोहक था उसको कभी भी किसी टाइप का बुरा सपना नहीं आया है, लेकिन इस जगह पर पहली रात सोने पर ही उसका ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया था। बिकॉज जैसे ही वो सोने लगा तो उसको ऐसा सपना आता है जिसके अंदर वो देखता है कि इस गेस्ट हाउस के पास में जो ये पूरी की पूरी ग्रास फील्ड मौजूद है इसमें से एक बहुत स्केरी दिखने वाली घोस्ट टाइप लेडी आ रही है बिल्कुल उनकी तरफ ही। एंड जैसे जैसे वो आ रही है वैसे वैसे विंडो की तरफ से वो सारे लोग भी उसको नोटिस कर पा रहे थे एंड एवरीवन वाज सो वेरी स्केयर्ड। एंड उसकी जो ब्रेवनेस थी वो भी इवन अब यहाँ पर इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही थी, एटलीस्ट इन हिज ड्रीम्स। जहाँ पर मोहक सोया हुआ था उसके बेड के बिल्कुल सामने एक छोटी सी विंडो भी मौजूद थी। एंड मोहक की डेफिनेटली एक बार के लिए नींद तो खराब हुई इस नाइटमेयर की वजह से, बट उसने उठकर पानी वगैरह पिया एंड सोचा कि ये जैसे एक नाइटमेयर था एंड बाकी सारी चीजें उन्होंने इग्नोर कर दी। लेकिन मोहक ने वापस सोने की कोशिश करी लेकिन वो ढंग से सो नहीं पा रहा था, तो एक बार के लिए वो डिसाइड करता है कि उठकर थोड़ी वॉक कर लेगा। वॉक करते करते वो विंडो के पास में जाता है एंड विंडो के पास जब वो गया तो उसने देखा कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में एक विजिबल एक पर्सन दिखाई दे रहा है जिसने अपने आप को पूरा का पूरा रेड कारपेट जैसी चीज से कवर किया हुआ था। एंड वो जो पर्सन है वो लगातार एक टॉर्च की मदद से उनके ऊपर लाइट शाइन करे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मोर्स कोड बताने की उन्हें कोशिश कर रहा है। दिस वॉज वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड ऐसा कुछ नजारा पहले कभी भी उन्होंने नहीं देखा था। एंड ये नजारा देखने के बाद वो अपनी विंडो बंद करता है, कुछ प्रेयर्स एंड हनुमान चालीसा वगैरह अपने मन में गाने लग जाता है एंड प्रार्थना करता है कि ये रात बस अच्छे से निकल जाए, उनको
कुछ भी हार्म ना हो एंड जो भी नाइटमेयर्स उनको आ रहे हैं वो प्लीज बंद हो जाएं। बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड करने के बाद फाइनली वो कुछ देर तक सो पाता है, लेकिन फिर इतने में ही उनके जो बाकी दोस्त थे वो उसको उठा देते हैं, ये कहते हुए कि मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरे को एक ऐसा सपना आया है जिसके अंदर एक बहुत ही क्रीपी सी दिखने वाली लेडी इस गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद ग्रास फील्ड्स का यूज करके उनकी तरफ आ रही थी। एंड ये चीज सुनते ही वो उसको बोलता है कि मेरे को भी अभी यही सपना आया था एंड मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सच होने वाला है जिसके लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अपने दोस्त की ये बात सुनते ही वो समझ गया था कि डेफिनेटली इन खेतों के अंदर, इन फील्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ इशू जरूर है। एंड जब इन लोगों ने अपने ड्रीम्स शेयर करे तो उसके बाद में मोहक ने अपने उस विंडो वाले एनकाउंटर के बारे में उसको अपडेट भी कर दिया था। मोहक की कहानी सुनने के बाद जो दोस्त उसकी तरफ बैठा हुआ था वो विंडो की तरफ जाता है ये चीज एक बार रीचेक करने के लिए। एंड बहुत ज्यादा इधर उधर देखने के बावजूद भी उसको कुछ भी देखने को नहीं मिलता जो मोहक क्लेम कर रहा था। इतने में ही लेकिन जो बाकी लोग बेड पर सोए हुए थे, डबल बेड पर बेसिकली सोए हुए थे, दिवांश एंड बाकी सब, वो सारे ही उठ जाते हैं। एंड जो बाकी के दो लोग अभी तक नहीं उठे हुए थे वो उठकर भी सेम चीजें ही बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, अब हमारी स्टोरी थोड़ी सी प्रोग्रेस होती है जब सिचुएशन थोड़ी बहुत कोल्ड हो गई थी इन सभी दोस्तों के बीच में। एंड यू नो, दोस्तों के बीच में ऐसी बातें जल्दी ठंडी हो भी जाती है। रात के करीब 11 बजे हुए थे जब तक ये सब हो चुका था एंड ये सारे लोग बीच बीच में उठ भी चुके थे। जो मोहक था उसने अपने आप को हमेशा ऐसे ही पोर्ट्रे करा है सबके सामने कि बहुत ही ज्यादा डेयरिंग टाइप का इंसान है एंड न जाने कितने टाइप का ब्रेवनेस उसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन हम डेफिनेटली ये देख चुके थे कि वो एक नंबर का कावर्ड था एंड उसको बहुत ही ज्यादा डर जल्दी लग जाता था। उसी टाइम पर बाकी के जो 3 लोग थे वो उसको फोर्स करते हैं कि जहां पर तू क्लेम कर रहा है कि तूने वहां पर कुछ देखा था, तो इतना ज्यादा डेयरिंग तो है ही, तो क्यों नहीं तू वहां तक चला जाता खुद पैदल से एंड ये चीज देख कर आएगा कि सच में वहां पर कुछ है या फिर नहीं। उनकी ये बात सुनते ही वो एक बार तो लाफ आउट कर देता है सिचुएशन को, लेकिन जब उसको पता चला कि उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रहे हैं तो सिचुएशन से निकलने के लिए वो इधर उधर भागना भी थोड़ा बहुत शुरू कर देता है। लेकिन कहीं पर भी उसका कोई भी प्लान वर्कआउट नहीं करता एंड इन दी एंड उनको अपने दोस्तों की सुननी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज ये हुई कि फील्ड के अंदर अकेले कोई भी नहीं गया था, मोहक भी नहीं गया था एंड कोई भी बाकी 3 दोस्त में से भी नहीं। वो सारे मिलकर जाते हैं उस डेस्टिनेशन की तरफ जो कि मोहक के हिसाब से काफी ज्यादा अनयूजुअल है। जब हम नीचे की तरफ आ गए थे तो इट वॉज रियली रियली स्पूकी। पूरा का पूरा माहौल एकदम डार्क वाइब्स दे रहा था। जो ग्रास थी वो भी बहुत ही ज्यादा अजीब टाइप की नॉइस क्रिएट कर रही थी। हमें बस ऐसी फील आ रही थी कि हम किसी डार्क प्लेस के अंदर फंस गए हैं, देयर इज नो गोइंग बैक एंड यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा अजीब लगना भी शुरू हो चुका था। ये चारों दोस्त उस मडी फील्ड के ऊपर धीरे धीरे चलते चलते फाइनली उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर मोहक ने कुछ देखा था। एंड जब वो उस जगह पर पहुंच गए थे तब उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा खौफनाक नजारा देखा। उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे लाल कपड़े के अंदर लिपटी हुई वहां पर एक इंसानी लाश पड़ी हुई है, एक ह्यूमन बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। वही सेम बॉडी जो कि मोहक के विंडो पर उसको टॉर्चेस से शाइन करते हुए लाइट मार रही थी कुछ ही मिनट्स पहले। ये नजारा देखते ही दिवांश और उनके बाकी के 2 दोस्त तो पूरे के पूरे जितनी तेज वो भाग सकते थे उस मडी फील्ड के ऊपर उतनी तेज भागकर वापस अपने रूम के अंदर गए, अपने बेड्स के अंदर जाकर बस छुप गए। वो ये भी बताता है मेरे को कि जब वो अपने बेड्स के अंदर छुपे हुए थे तब लिटरली तीनों के तीनों ऐसे शिवर कर रहे थे मानो जैसे दे वर डाइंग ऑफ कोल्ड देयर। पूरे के पूरे 30 मिनट गुजर चुके थे उनको कमरे में वापस आए वो नजारा देखने के बाद। जो भी प्रेस जिसको जैसी भी आती है वो वैसी की वैसी चैंट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आफ्टर 30 मिनट्स जब सिचुएशन बिल्कुल थोड़ी सी हैंडल हो गई थी तब इनको ये रियलाइज होता है कि मोहक तो वापस आया ही नहीं। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या मोहक हमारे साथ में भागा नहीं था एंड ये सब वो, एंड सबका जवाब यही था कि हमें नहीं पता, हमने उसको हमारे साथ में भागता हुआ तो नहीं देखा था। इतने में ही फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनके रूम की जो विंडो थी जहाँ से वो नज़ारा देख सकते थे एक्चुअली में, वहाँ पर वो जाते हैं एंड उस लोकेशन को लोकेट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो अभी गए थे। एंड इवेंचुअली दे डिड दैट ऑल्सो एंड व्हाट दे सॉ आफ्टर डूइंग दैट, लाइक इट इवन गेव मी चिल्स आफ्टर रीडिंग इट। वो देखते हैं कि मोहक फाइनली भागते भागते अपना रास्ता ढूंढते हुए गेस्ट हाउस की तरफ आ रहा है फॉर द प्रोटेक्शन। लेकिन इतने में वो ये भी देखते हैं कि मोहक के पीछे वही सेम डेड बॉडी जो उन्होंने अभी देखी थी, वही सेम डेड पर्सन, वो भी मोहक के पीछे पीछे भाग रही है। एंड ये नज़ारा देखने के बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर ऐसा किसने किया, लेकिन हमारे एक दोस्त ने जो कि खिड़की से मोहक को देख रहे थे
उनमें से किसी एक ने तो लिटरली अपने पैंट्स के अंदर उनको गीला भी कर दिया था। हालांकि ये वाला नज़ारा देखते ही वो लोग फटाफट अपने बेड्स के अंदर वापस आ जाते हैं, मंत्रास वगैरह चैंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वैसे भी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि वो मोहक की मदद वैसे भी कर कैसे पाएंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ दैट सिनेरियो मोहक वापस से अपने रूम के अंदर आ जाता है एंड वो भी लिटरली उन सब से मिले बिना अपने बेड के अंदर जाकर छुप जाता है एंड वो ही मंत्रास गाना शुरू कर देता है जो कि वो ऑलरेडी चैंट कर रहे थे। मोहक की कंडीशन देखकर लिटरली हमें रोना आ रहा था एंड वो तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा रो ही रहा था डर की वजह से। उनसे ये जरूर पूछते हैं कि हमें आधा घंटा हो गया था हमारे कमरे में आए को, तू क्यों नहीं आया? तो वो ये बताता है कि उससे पता भी नहीं चला कि उसके आधा घंटा कहाँ गया। उसे लगा कि शायद वो बेहोश हो गया होगा एंड जैसे ही वो होश में आया एंड उसने वापस से वो नजारा देखा तो वो भागना शुरू कर देता है। एंड ये चीज उसने भी कंफर्म करी थी कि जब वो गेस्ट हाउस की तरफ वापस भागता हुआ आ रहा था तो उसको अपने पीछे से किसी और के भागने की आवाज भी आ रही थी, जो हमारे साथ में तो डेफिनेटली नहीं आया था। हाउएवर मिलजुल कर प्रार्थना कर करके गॉड को याद कर करके एंड हिम्मत से उस रात को तो गुजार लेते हैं। सुबह फाइनली हो जाती है एंड सनलाइट हमारी विंडो से डायरेक्टली पीक थ्रू कर रही थी हमारे कमरे के अंदर। लेकिन फिर भी सुबह होने के बावजूद भी किसी एक की भी हिम्मत नहीं हुई हम चारों में से कि हम विंडो की तरफ जाकर देखें कि एक्चुअली में इस टाइम पर विंडो के बाहर से क्या दिख रहा है। ये सारे तो इवन अपने बेड से भी नहीं उठ रहे थे, वो चारों जग चुके थे लेकिन अपने बेड से उठने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ टाइम में दिवांश के फैमिली मेंबर्स वापस से गेस्ट हाउस में उनके रूम के अंदर आ जाते हैं एंड वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि सुबह के 10 बज चुके हैं एंड बच्चे अभी तक सो क्यों रहे हैं। लेकिन फिर जैसे ही दिवांश के पेरेंट्स उन सभी बच्चों के चेहरों को नोटिस करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को अच्छे से नोटिस करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम सब इतने ज्यादा डरे क्यों हुए हो। मोहक तो इवन पूरा का पूरा ढक रखा था उसने अपने आप को बेडशीट से एंड वो किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था एंड बस ऐसा फील हो रहा था जैसे वो वहाँ पर एकदम डेड सा पड़ा है। तो दिवांश के पेरेंट्स उसके बेड की तरफ जाते हैं, उसकी बेडशीट थोड़ी सी नीचे करके देखते हैं तो वो ये चीज रियलाइज करते हैं कि मोहक बहुत ही ज्यादा शिवर कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। उसका फीवर जब चेक करते हैं वो लोग तो उनको ये भी पता चलता है कि मोहक को इस टाइम पर 104 का बुखार हो रखा है। मोहक से दिवांश के पेरेंट्स ने पूछने की कोशिश तो करी कि बेटा एक्चुअली में ये कैसे हो गई तुम्हारी हालत, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, वो कुछ बोल पा ही नहीं रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली दिवांश के पापा एंड दिवांश के अंकल जो कि नियर बाय में रहते होते थे, लोकलाइट थे, वो उसको सक्सेसफुली हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। डॉक्टर सारी अपनी जांच वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी उनको करना था करते हैं एंड वो ये बोलते हैं कि इसमें मोस्टली बॉडी रिकवरी एंड मेडिसिन ही हैं, एज सच सारे टेस्ट नॉर्मल हैं एंड हम ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा फोर्स कर कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे, बट श्योरली एंड ग्रेजुअली मोहक विल डेफिनेटली इंप्रूव। हॉस्पिटल से ये न्यूज आने के बाद दिवांश फाइनली ये डिसाइड करता है कि पिछली रात में हुई सारी चीजों को अपनी फादर के सामने एक्सप्लेन कर देगा। दिवांश के जो फादर है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में मानते होते थे, तो उन्होंने मेरे को एकदम ऐसे साइको सा नहीं समझा ये स्टोरी सुनने के बाद। इवेंचुअली वो तो सीरियसली ले रहे थे इस चीज को एंड आई वॉज हैप्पी कि समवन वाज लिसनिंग जो हमारी कंडीशन को समझ भी पा रहा है। मेरे फादर तुरंत ही एक पंडित जी से ऐसा बात करने की कोशिश करते हैं एंड मोहक की स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उनको। एंड जो पंडित जी हैं वो सीधा सीधे मेरे फादर को ये बोलते हैं कि ये एक सदमे में जा चुका है, यानी कि कोमा में जा चुका है वो नजारा देखने के बाद। एंड पंडित जी ये भी बताते हैं कि शायद जो इसने मरी हुई चीज देखी थी वो एक्चुअली में ना मरी हुई हो एंड अगर मरी भी हुई थी तो शायद उसकी जो आत्मा थी उसके आसपास ही घूम रही थी। एंड ऐसा कुछ देखने के बाद इंसानी शरीर के साथ ऐसा होना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। पंडित जी अपनी इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा अच्छे से करने के लिए गेस्ट हाउस के अंदर ही आ जाते हैं एंड वहां पर कुछ मेडिटेशंस एंड अपनी प्रेयर्स वगैरह करना, चैंट्स वगैरह करना शुरू कर देते हैं, जहां से इट ऑल स्टार्टेड। एंड ऐसा करने के बाद उनको मोहक की कंडीशन के बारे में काफी ज्यादा और अच्छे आइडियाज भी मिलने शुरू हो जाते हैं। पंडित जी अपने एनालिसिस में ये बताते हैं कि मोहक को छोड़कर दिवांश एंड उनके बाकी के दो दोस्त जैसे ही उस बॉडी को नोटिस करते हैं वो तो तुरंत वहां से निकल लेते हैं, लेकिन मोहक थोड़ा ज्यादा करीब चला गया था उस डेड चीज के। एंड उन्हें ये भी समझ आता है कि मोहक शायद किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो गया था जिसकी वजह से वो रिट्रीट बैक नहीं कर रहा था, या फिर वो बस क्यूरियस हो गया था बहुत ज्यादा ये देखने के लिए कि क्या उनके साथ में कोई मजाक कर रहा है या फिर सच में ये किसी की डेड बॉडी है। कुछ ना कुछ तो वहां पर उसके दिमाग में चला ही होगा जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ में भागा नहीं था। एंड इसी वजह से, अपने इसी हरकत की वजह से उसने बॉडी के किसी ऐसे पार्ट के ऊपर अपना पैर रख दिया जो कि अंदर थोड़ा बहुत दबा हुआ था। एंड ऐसा करने की वजह से जो उस बॉडी की रियल सोल थी
अब मोहक की बॉडी के अंदर ट्रैप हो चुकी है एंड इसी वजह से शायद वो एक बार के लिए बेहोश भी हो गया था एंड गेस्ट हाउस में वापस भागते वक्त उसको ये भी फील हो रहा था कि उसके पीछे कोई भाग रहा है। पंडित जी तो फटाफट मेरे फादर को ये बोलते हैं कि इसको हॉस्पिटल से निकालो, वहां पर इसकी तबीयत और ही ज्यादा खराब होगी, इसको तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है महाकालेश्वर टेम्पल की तरफ लेकर चलो। एंड जो आत्मा मोहक के अंदर अभी वास कर चुकी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो फील कर पा रहे हैं एंड डेफिनेटली कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान ही इसको कंट्रोल कर पाएगा। पंडित जी की ये बात सुनते ही वो ऐसा ही करते हैं एंड बिना किसी डिले के वो फटाफट से मोहक को वहां पर ले जाते हैं। वहां पर जाते ही उसका अभिषेक होता है एंड अभिषेक करने के बाद वो उनके माथे के ऊपर विभूति लगाते हैं, एक बहुत ही ज्यादा होली विभूति लगाते हैं एंड वो विभूति लगाते ही मोहक का कॉन्शियस माइंड वापस आ चुका था एंड जैसे ही वो आया तो वो बस ये पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे को ऑफिस जाना है। फाइनली वो एक बार के लिए बहुत ही ज्यादा रिलीफ हो जाते हैं वो सारे के सारे लोग, लेकिन पंडित जी बताते हैं कि ये जस्ट एक टेम्पररी रिलीफ है एंड अगर तुम चाहते हो कि ये आत्मा इसकी बॉडी से हमेशा के लिए निकल जाए तो तुम्हें अभी के अभी इसको मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल लेकर चले जाना चाहिए। इतना सब कुछ करते करते ऑलरेडी अगले दिन के रात के 9 बज चुके थे एंड अगली मॉर्निंग हम डिसाइड करते हैं कि लखनऊ से राजस्थान की तरफ हम अपना ट्रैवल जर्नी जो है डिसाइड एंड सेटल कर लेंगे। महाकालेश्वर टेम्पल के उस पंडित जी ने मोहक को एक काले रंग का धागा भी बांधा था एंड उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको कहा था कि इसको मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल पहुंचने से पहले या फिर पूरी लाइफ टाइम में कभी भी खोलना मत। लेकिन मोहक बहुत ही ज्यादा स्टबन पर्सन था एंड वो बिल्कुल भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था। इवन वो तो ये बोलता है कि उसको रात में क्या हुआ था वो स्टोरी भी कुछ भी याद नहीं है एंड हम जो भी बातें बना रहे हैं वो सब एकदम फेक हैं। लेकिन महाकालेश्वर टेम्पल से निकलकर जब हम वापस से जा रहे थे तब उसी टाइम ही मोहक अपने काले धागे को ओपन कर देता है, उसके सर पर जो विभूति होली विभूति लगाई हुई थी उसको भी वो पूरा रब ऑफ कर देता है। दिवांश के जो पापा थे वो आगे गाड़ी की तरफ बैठे हुए थे तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मोहक क्या कर रहा है एंड दिवांश एंड बाकी के हमारे 2 दोस्त काफी ज्यादा थके हुए थे तो वो सोए हुए थे थोड़े थोड़े, तो उनको भी पता नहीं चला कि मोहक ऐसे कर रहा है। उसके थोड़ी देर बाद ही ईविल रिटर्न्ड बैक इनटू हिम एंड ऐसा होते ही वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा जोर जोर से स्लैप करना शुरू कर देता है। वो रोने भी लग गया था ये बोलते हुए कि उसको नहीं समझ आ रहा कि वो एक्चुअली में ऐसा कर क्यों रहा है, लेकिन उसको बस ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो वापस से महाकालेश्वर टेम्पल की तरफ जाते हैं एंड एक बार के लिए सिचुएशन कैसे ना कैसे करके पंडित जी वापस शांत कर देते हैं। टेम्पल का जो एनवायरनमेंट था वो भी इवन मोहक को काफी ज्यादा शांत कर चुका था। अगले दिन सुबह सुबह ही करीब 5 बजे के आसपास में ये लोग मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। पंडित जी जो है वो इस जगह का थोड़ा राज और भी ज्यादा जान गए थे अपनी मेडिटेशंस करते हुए एंड वो ये भी बताते हैं कि उन्हें ये भी समझ आ चुका है कि एक्चुअली में ये जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड सी क्यों है। इवन दो यहाँ पर कोई भी ऐसे बैक स्टोरी इसके साथ में रिलेट नहीं करी जाती, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड बन चुकी है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता। एक्चुअली में काफी टाइम पहले की बात है, इसी सेम गेस्ट हाउस के अंदर कोई रैंडम पर्सन आया था एंड वो जो रैंडम पर्सन था डेफिनेटली कोई सन की टाइप का पर्सन था, बिकॉज उसने ये गेस्ट हाउस लिया ही एक दिन के लिए इसलिए था ताकि वो किसी और को मारने के लिए, जो कि होगा उसका कोई भी, उसको मारने की प्लानिंग कर सके यहाँ पर बैठकर। एंड उसकी इसी प्लानिंग प्लॉटिंग पर वहां के गेस्ट हाउस के एक एम्प्लॉय, एक गार्ड टाइप के पर्सन की नजर पड़ गई एंड उन्होंने इसको ये सब बातें बोलते हुए, किसी से फोन पे बात करते हुए, सुनते हुए पकड़ लिया था, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली एंड वो जो सन की पर्सन था उसको भी ये चीज समझ आ गई थी कि किसी गार्ड ने उसकी बातों को सुन लिया है एंड इसी वजह से उसने उस गार्ड को भी मार दिया था जिसने उसकी बातें सुन ली थी एंड मारकर उसकी बॉडी को यहीं पर डग कर दिया था, बिल्कुल सेम उसी जगह पर जहां पर मोहक के साथ में ये सब चीजें हुई थी एंड उसने ये चीज नोटिस करी थी। मोहक की सिचुएशन बताऊं तो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल जाने के बाद यूजुअली वो सारे रिचुअल्स वगैरह हुए जो कि मैं गो थ्रू नहीं करना चाहूंगा बिकॉज हम हॉरर फैंस को वो डेफिनेटली पता ही होगा। एंड वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद मोहक अब फाइनली काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है एंड लास्ट में स्टोरी खत्म करते हुए बस यही बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों की तरह प्लीज आप भी कभी अपनी क्यूरियोसिटी को अपने दिमाग के ऊपर हावी मत होने देना, बिकॉज ऐसे नज़ारे किसी से भी पूछ कर नहीं आते। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी एंड थैंक यू अनिमेश सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। एंड दोस्तों, अगर आपने अपनी हॉरर स्टोरी अभी तक मेरे साथ में शेयर नहीं करी तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? mountblackstories@gmail.com पर जाकर डेफिनेटली उन चीज़ों को, उन हॉरर स्टोरीज को मेरे साथ में शेयर करो। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।